एक बार किसी ने हमें बोला था कि आपको जैसा कपड़ा चाहिए ना वो यहाँ पे मिलेगा नहीं आपको, कभी आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो उस दिन मैंने मम्मा की एक साड़ी निकाली और मैंने बोला वो बनेगा तो यहीं पे। तो उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि कपड़े तो हम बनाएंगे। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। यंग एंटरप्रेन्योर की इस कड़ी में आज आपको मिलवाने जा रहा हूं सुचेता गाबा से। जबलपुर में रहती हैं, उनके पापा यहां पर बहुत ही एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं, लेकिन सुचेता जी ने चुना है अपनी पसंद के काम को। आपका बहुत स्वागत है और आप शुरू यहीं से करना चाहता हूं कि आपने बिजनेस करना चाहा पहले तो। हाँ जी। तो पापा से हटकर क्यों करना चाहा? हटकर इसलिए करना, भी मैं जबलपुर आती थी या जबलपुर में लेने जाती थी, मेरे को कभी भी वो कपड़े नहीं मिलते थे जैसे मेरे को चाहिए होते थे। मेरा जो टेस्ट था, मेरे को जैसे कपड़े चाहिए होते थे वो कभी मेरे को मिलते नहीं थे। तो बहुत ही छोटी थी मैं जब मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा मेरे को वो कपड़े नहीं मिल रहे हैं जो मेरे को चाहिए। तो उस टाइम मैंने सोच लिया था कि अगर सब कुछ फेवरेबल रहा तो मैं ज़रूर कोशिश करना चाहूँगी अपना कपड़ों का बिजनेस चालू करने के लिए। तो आपने इसके लिए कोई पढ़ाई की, कोई ट्रेनिंग ली या बस ऐसे ही शुरू कर लिया आपने? नहीं, मैंने इसकी पढ़ाई ली है। मैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड हूँ इन फैशन टेक्नोलॉजी। मैंने अपने मास्टर्स कंप्लीट किए हैं फैशन टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट्स में भी काम किया। उसके बाद मैंने अपना एक बहुत छोटा सा वर्कशॉप खोला था जहाँ पे मैंने कपड़े बनाना चालू किया था, बहुत छोटे स्केल पे, सिर्फ 2 वर्कर्स के साथ। उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम हमने थोड़ा थोड़ा करके ग्रो किया। अब टचवुड हमारे पास एक रिटेल स्टोर है छोटा सा, और हमारी वर्कशॉप है जहाँ पे हम सस्टेनेबल कपड़े बनाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितना क्लोज टू सस्टेनेबिलिटी के साथ हम काम कर सकें। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं उसमें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितनी कम से कम वेस्टेज हो, जितने अच्छे कपड़े हम बना सकें उस कम वेस्टेज में, और वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हों, ताकि हम वर्कर्स को भी एक अच्छी लाइफ दे सकें और हम प्लैनेट के लिए भी थोड़ा सा अच्छा कर सकें। बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव सोच है आपकी। पर आपने बताया कि आपने पढ़ाई ही फैशन टेक्नोलॉजी की, मतलब हाँ कि जी। आपने जैसा कहा कि आपके मन में ये बात थी कि अच्छे कपड़े आपको यहाँ नहीं मिलते हाँ हैं। जी। तो आप बाहर से मंगा लेती, दिल्ली से मंगा लेती, मुंबई से मंगा लेती? सर उस आपने उसको ऐसा क्यों चुना कि हम वो खुद सिलेंगे? सर उस टाइम ऑनलाइन का तो इतना था नहीं। मैं आज से जब मैंने काम करना चालू किया था या मैंने पढ़ाई चालू की थी, इट वाज 2009। तो उस टाइम ऑनलाइन का तो इतना था नहीं, और सब ऑनलाइन के लिए बहुत स्केप्टिकल होते थे, क्योंकि क्या आता है, हम क्या देखते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है कई बार। तो उस टाइम ऑनलाइन का तो इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। तो जो था जबलपुर ही था, या फिर अगर आप 2 महीने में या 3 महीने में दिल्ली चले गए या बॉम्बे चले गए तो आपको वहाँ मिल जाता था। पर जो रोज़ के कपड़े हैं जो हमें चाहिए ही होते हैं वो भी नहीं मिलते थे यहाँ पे बहुत अच्छे। तो एक बार किसी ने हमें बोला था कि आपको जैसा कपड़ा चाहिए ना वो यहाँ पे मिलेगा नहीं आपको, कभी आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो उस दिन मैंने मम्मा की एक साड़ी निकाली और मैंने बोला वो बनेगा तो यहीं पे। तो उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि कपड़े तो हम बनाएंगे। कौन से क्लास में पढ़ती थी तब आप? मैं ग्रेड 7 में थी जब मैंने पहली बारी मम्मी की साड़ी के कपड़े आग बनवाए। वहीं लगी आपको जब किसी ने कह बिल्कुल। दिया कि वो बनेगा ही नहीं। हाँ जी। तो आपने कहा कि इम्पॉसिबल जो है वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता आपके पास। बिल्कुल। तो मैंने मम्मा की एक साड़ी निकाली। काट दिया आपने साड़ी? बिल्कुल, मम्मी की एक साड़ी काट कर निकाली। क्या बना दिया आपने उसको? मैंने उसके लिए अपना लहंगा बनाया। वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि शादी थी हमारे घर में और उनने बोला कि आपको यहाँ नहीं मिलेगा जैसा आपको चाहिए, आपको तो उसके लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। बाहर जाने के उस टाइम हमारे पास टाइम नहीं था, हमारे एग्जाम्स थे 10 दिन के तो बाद। आप 7th क्लास में जब पढ़ती थी, हाँ जी। 7th ग्रेड में, तो आप मशीन वगैरह सब चला लेती थी? मशीन मम्मा, मेरी दादी थी, उनको मशीन चलाना बहुत अच्छे से आता था। हाथ वाली मशीन जो होती हाँ थी? जी। तो उनने मेरे को थोड़ा थोड़ा सिखाया। मम्मा ने हमेशा मेरे को बहुत सपोर्ट किया है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। तब ये हमेशा। आपके, तब किसी के, आपके दादी के भी मन में नहीं रहा होगा, मम्मा के भी मन में नहीं रहा होगा कि ये बिजनेस का भी रूप ले सकता है? कभी भी नहीं। और आज आपको मालूम है कि गारमेंट इंडस्ट्री जो है बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है, मतलब सबसे बड़ी इंडस्ट्री के रूप में इसको मैं आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गारमेंट इंडस्ट्री ग्रो तो कर रही है लेकिन फास्ट फैशन की तरफ ग्रो कर रही है, जो हम सबके लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि आज की डेट में जो कार्बन एमिशंस होते हैं वो लार्जेस्ट हैं गारमेंट इंडस्ट्री के। क्योंकि जो हम सिंथेटिक्स पहनते हैं, जो हम सिंथेटिक्स डंप कर देते हैं, वो कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, वो कभी भी सॉइल में वापस नहीं जाते। आपकी एजुकेशन कहाँ हुई है, क्या है उसका बैकग्राउंड जरा बताएं, क्योंकि आप
जब भी मुझसे कोई पर्यावरण के बारे में बातचीत करता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ पहले तो। हाँ जी। क्योंकि मुझे लगता है कि हर पढ़े लिखे आदमी को, एक सेंसेबल आदमी को अपनी बातचीत में पर्यावरण की चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। और आप बिज़नेस में हैं, जिस बिज़नेस में वास्तव में बहुत प्रॉब्लम होती है, उससे मतलब कि जो पॉल्यूशन है उसको बहुत अफेक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर को, तो आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी हुई है, कहाँ हुई है? मैंने अपना ग्रेजुएशन यहीं से किया था, कॉमर्स में। उसके साथ साथ पैरेलली मैंने एक अपना फाउंडेशन कोर्स किया था फैशन में। उसके बाद मैंने निफ्ट में जाके अपना जो प्रोफेशनल कोर्स है वो कंप्लीट किया। कहाँ से? निफ्ट गांधीनगर। मैंने वहाँ से अपने कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैं बॉम्बे के माया गई, वहाँ पे मैंने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया। एंड देन उसके बाद मैंने काफ़ी सारी जगह काम किया। मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया, ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स पे थ्राइव करते हैं, जिनका काम ही सिर्फ ऑनलाइन है, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन बिजनेस सीखना था। तो मैंने एज अ मर्चेंडाइज़र, एज अ डिज़ाइनर मैंने काफ़ी काम किया। उसके बाद मेरे को लगा कि सब जगह से जो मैंने सीखा वो सिर्फ दो चीज़ें थी कि थोड़ा सा माइंडफुली अगर हम काम करें तो हम बहुत सारे चेंजेस लेकर आ सकते हैं, और दूसरा आपके साथ साथ अगर आपकी टीम ग्रो करेगी, दैट इज़ द ओनली वे यू कैन ग्रो। पापा का बिजनेस किस चीज़ का है? पापा का सैनिटरी वेयर का बिजनेस है, आइडियल सैनिटरी वेयर के नाम से। तो उस बिजनेस में आपका कभी मन नहीं रमा? मैंने इसीलिए नहीं की क्योंकि शायद मेरा इंक्लिनेशन नहीं था उसकी तरफ, क्योंकि मेरा हमेशा से बचपन से मैं बहुत पेंट करती थी। तो एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी डॉक्टर विनीता कौर सलूजा, एक दिन वो आई और उनने मेरा हैंडमेड कार्ड देखा था। तब उन्होंने बोला कि भाभी इसका जो आर्ट है ना, इसको वेस्ट नहीं होने देना, हमारे यहाँ पे गारमेंट टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, एक बार इसको वहाँ पे छोटा सा फाउंडेशन कोर्स करवा दो, फिर आप देख लो, डिसाइड कर लो अगर इसको करना है या नहीं करना है। दैट वॉज माई स्टार्टिंग पॉइंट। उनने मेरे को जो मम्मा को बोला, और मेरी मम्मा और मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो दोनों हमेशा से बोलते थे कि ये MBA तुम्हारे लिए नहीं है। आप जो कपड़े बनाती हैं लड़कियों के लिए बनाती हाँ हैं, जी। लड़कों के लिए नहीं बनाती हैं? बिल्कुल बनाते हैं हम। अच्छा, लड़कों के लिए बनाती हैं? हाँ जी। क्या आप बनाती हैं? देखेंगे हमारे पास रैक में मेंस वेयर शर्ट्स और मेंस वेयर कुर्ते हैं, जो कि अभी हम सिर्फ सस्टेनेबल फैब्रिक्स पे काम करते हैं, और हम वही ही करेंगे। हम ऑर्गेनिक कॉटन, लिनन, इको वेरो ऐसे फैब्रिक्स यूज करते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये जो आप बात बता रही हैं मुझे कि आप वो फैब्रिक यूज़ ही नहीं करेंगे जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता हो। हम पूरी कोशिश ये करते हैं, लेकिन कई जगह हमारी भी लिमिटेशन। कौन कौन से फैब्रिक हैं जो अच्छे होते हैं मतलब पर्यावरण के हिसाब से? जो भी नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं, जो भी नेचुरल फाइबर से होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कॉटन, जैसे लिनन बनता है फ्लैक्स प्लांट के रिमेन्स से, उसके फ्लावर से, उसकी स्टेम्स से। तो वो बहुत इजी होता है, और वो बहुत, आप बोर हो जाएंगे वो कपड़ा पहनते पहनते, लेकिन कपड़े को कुछ नहीं होगा। मैं रोज लिनन पहनती हूँ, और यहाँ पे जबलपुर में मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था कि लोग लिनन लेंगे, लेकिन मतलब इतने लोग हैं जो लिनन प्रेमी हैं। ये ड्रेस है लिनन की है, तो मतलब लिनन पे आपका फोकस है? लिनन पे फोकस नहीं है सर, सस्टेनेबिलिटी पे है। हमारे पास 32 कलर्स हैं लिनन के। GOTS सर्टिफाइड लिनन है हमारे पास। लिनन को सिर्फ कॉटन जैसी वो चाहिए होती है, जो केयर चाहिए होती है। आप घर पे वॉश करें, नॉर्मल पानी से वॉश करें, सॉफ्ट वॉश करें, लिनन को कुछ नहीं होगा। विथ एवरी वॉश यू विल स्टार्ट लविंग लिनन इवन मोर। तो लिनन के लिए थोड़ा सा लोगों को समझना कि हमें उसको ड्राई क्लीन नहीं कराना है, क्योंकि पेट्रोलियम लगते लगते वो नेचुरल फाइबर है, वो ख़राब होता जाता है, वो और स्टिफ होता जाता है, वो और हार्ड होता जाता है। तो हमें उसको वॉश करना है, हमें उसको वैसे केयर करना है जैसे हम नॉर्मल गारमेंट्स को करते हैं। जो आप कपड़े बनाती हैं, स्टिच करती हैं, डिजाइन करती हैं, जो भी, हाँ जी। तो आप उसको, उस बिजनेस को किस रूप में देख रही हैं? मतलब सिर्फ जबलपुर तक सिमटा रहेगा या कहीं बहुत दूर तक आप ले जाएंगे? हम बाहर जाते हैं, हम बाहर जाके पॉपअप्स करते हैं, लग्जरी पॉपअप्स में पार्ट लेते हैं। वैसे हमारा क्लाइंट बेस बढ़ता है, और टचवुड अभी इंडिया के काफ़ी सारे शहर हैं जहाँ पे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके रेकरिंग ऑर्डर्स रहते हैं, जो हमारे पास वापस आते हैं कि हमें सिर्फ ये बना दो लिनन में। हम मतलब, क्योंकि लिनन क्लोथिंग काफ़ी बेसिक होती है, आप देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर नहीं बनते, क्योंकि वो एवरीडे लग्जरी ही रहता है लिनन हमेशा। तो आप उसमें पार्टी वेयर जो बनाते हैं वो आप कभी कॉकटेल पे नहीं पहन सकते, पर आप पार्टीज में डेफिनेटली, जो छोटी पार्टीज होती हैं उसमें डेफिनेटली पहन सकते हैं। क्लाइंट आपके कौन लोग होते हैं? मतलब इंडिविजुअल जो एक दो कपड़े खरीदते हैं वो होते हैं, या बल्क वाले खरीदने वाले होते हैं, या बिजनेस हाउसेज होते हैं, या सेलिब्रिटी होते हैं? सेलिब्रिटीज़ सून मे बी येस, पर जो क्लाइंट्स होते हैं वो यूजुअली एक लेमैन होता है जिसको समझता है कि लिनन क्या है, या फिर जिनको देख के अच्छा लगता है। 2 मंथ्स के बाद हम ऑर्गेनिक कॉटन, इको वेरो और ऑरेंज और बनाना फाइबर भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हमारी ऑलरेडी पाइपलाइन में है। ऑरेंज और बनाना फाइबर का हम ऑलरेडी एक कलेक्शन कर चुके हैं जो काफ़ी पसंद किया है सबने। वो ऑरेंज पील और बनाना पील से बनता है, और वो 8 to 9 मंथ्स में बायोडिग्रेड हो जाता है।
तो वो काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आप पर्यावरण पर ज़्यादा फोकस करना चाह रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना कर सके। हम प्लास्टिक बटन्स नहीं यूज़ करते अच्छा। क्योंकि वो हम सिर्फ कोकोनट शेल बटन्स यूज़ करते हैं। कि ये कोकोनट सेल बटन क्या होता है? जो कोकोनट का शेल होता है, हाँ। उसको रिफॉर्म करके जो बटन्स बनते हैं, हम वो बटन्स यूज़ करते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक नहीं होते। अगर कभी वो हम उसको बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में देखना चाहें तो वो आराम से हो जाते हैं। हम मदर ऑफ पर्ल्स बटन यूज़ करते हैं जो नेचुरल होते हैं, जो शेल से बनते हैं, जो हमें सीप मिलती है, जो देखिए, उससे जो बनते हैं। आम जो लोग होते हैं, हाँ जो कपड़े पहनते हैं या पार्टी में जाते हैं, ऑफिस जाते हाँ हैं, जी। उनको क्या फ़र्क पड़ता है ये कि वो प्लास्टिक के बटन हैं या कोकोनट सेल के हैं या वो पर्ल के हैं? उनको फ़र्क पड़ना चाहिए। सर, हम एजुकेट करते हैं लोगों को, हम बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो आप ज़रूर लें, क्योंकि हम उनको फोर्स नहीं कर सकते लेने के लिए, लेकिन हम बता सकते हैं कि हमने ये क्यों किया है। और मेरे हिसाब से वो काफ़ी ग्रेसफुल लगता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस दिखता है दोनों में कोई? बिल्कुल दिखता है सर, बिल्कुल दिखता है। आप बताएं ना, अगर आप एक लकड़ी का कोई एक बॉक्स लेते हैं और एक प्लास्टिक का बॉक्स लेते हैं, तो आप क्या देखना चाहेंगे अपने घर में? मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या और भी कोई इस तरह का बिजनेस कर रहा है या सिर्फ आप ही कर रही हैं? सर, जबलपुर में तो मैं और नहीं जानती किसी को, बाकी बाहर आज की डेट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें ग्रो भी कर रहे हैं। जनरल मिथ है हाँ जी। मेरे जैसे लोगों के लिए कि लिनन जो है वो विंटर वियर नहीं है, वो समर वियर है। सर, समर वेयर तो नहीं है, नेचुरल फैब्रिक है जो आपको माइल्ड विंटर्स में कोजी रखता है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल चिलिंग विंटर्स में अगर आप लिनन पहनेंगे तो वो आपको वार्म रखेगा, बट माइल्ड विंटर्स में इट कीप्स यू वार्म। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल फैब्रिक विंटर्स के लिए। जनरल परसेप्शन है ये। हाँ जी, बिल्कुल है, पर जबलपुर से स्टार्ट किया है मैंने लोगों को बताना कि ऐसा नहीं है। एक मान्यता है ये कि सिल्क जो है सो समर वेयर नहीं है, विंटर के लिए है। तो सिल्क समर वेयर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो थोड़ा हाई मेंटेनेंस होता है, और समर्स में जो हम फैब्रिक्स यूज़ करते हैं थोड़े से ज़्यादा मेंटेन हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें बार बार उनको वॉश करवाना पड़ता है, बार बार हमें उनको ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है, जो समर वेयर होते हैं, क्योंकि यूजुअली जो हमने आज पहन लिया वो हम कल नहीं पहन सकते। ब्रिटिशर्स जो इंडिया आए थे, हाँ जी, तो वो सिल्क के लिए ही आए थे, सिल्क और स्पाइसेस के लिए आए थे वो। बिल्कुल। तो सिल्क उनको उनके कंट्री में बहुत ठंड पड़ती थी, हाँ जी, इसलिए वो सिल्क का ही मतलब कारोबार करने के लिए आए बिल्कुल, आप थे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आजकल इतने सारे सिल्क हैं जो समर फ्रेंडली सिल्क हैं, जैसे जो अहिंसा सिल्क होता है, जिसमें वर्म्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, बिल्कुल हार्म नहीं किया जाता, उससे बनता है उनके कुकून से। तो जो अहिंसा सिल्क होता है वो आप समर्स में आराम से पहन सकते हैं। तो सिल्क सबसे फाइन फैब्रिक है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक माना जाता है। सिल्क के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो जैसे रॉ सिल्क होता है, उसकी वीविंग अलग होती है, नॉर्मल सिल्क की अलग होती है। पर मतलब क्योंकि सिल्क डेफिनेटली उसमें ज़्यादा पहना जाता है विंटर्स में, पर लिनन नेचुरल फाइबर है, तो वो आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अडेप्ट करता है, आपको गर्मियों में ठंडा रखता है और विंटर्स में कोजी रखता है। आजकल कोई लड़की अगर इस तरह का बिजनेस करना चाहे, हाँ जी, अपने पैरों पर खड़े होने के हाँ लिए, जी। तो आप क्या सजेशन देंगी, क्या सजेस्ट करेंगे उसको आप? एक तो जब आप स्टार्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आपका सेल्स चैनल क्या होना चाहिए, जो मैंने अपने इतने टाइम में काम करते करते सीखा है कि आपका सेल्स चैनल क्या होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि आप सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, आपके साथ साथ आपकी टीम भी ग्रो कर रही है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने उस बात का हमेशा से ध्यान रखा है कि मैं सबको साथ में लेके चलूँ। और तीसरी बात ये कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, कि आपका टारगेट मार्केट है, आपकी टारगेट एज ग्रुप, या आप कि आप लेडीज़ को केटर करना चाहते हैं, या आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स को केटर करना चाहते हैं, या आपका लग्जरी ब्रांड है, या आपका प्रेथ ब्रांड है, या फिर आपका जो भी स्ट्रीम लाइन है, अगर आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं बहुत क्लियरली, तो आपके लिए बिजनेस बहुत ईजी हो जाता है। एटलीस्ट उसको प्रोसेस करना बहुत ईजी हो जाता है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे बिल्कुल ज़ीरो थी, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि कितने स्टाफ के साथ आपने शुरू किया था? एक मास्टर जी थे मेरे पास, जो एक हेड सैम्पलर थे, वही काटते थे, वही बनाते थे। हमने फर्स्ट कलेक्शन एक के साथ स्टार्ट आप किया। सिर्फ डिजाइन देती थी उनको? हम दोनों मिलके काटते थे, क्योंकि जो मैंने टेक्निकली सीखा है इतने टाइम कॉलेज में, मेरी थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी उनकी नॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है बुटीक में, जो इस तरह के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है?
डिजाइन करना, कटिंग करना, स्टिचिंग करना, क्या चीज़? सारी चीज़ें। अगर मैं डिज़ाइन कर उनको दे दूं और वो ना बना पाए, जो मेरी प्रोडक्शन टीम है, तो उसको डिज़ाइनिंग का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे को अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ बहुत क्लोजली काम करना पड़ता है। डिज़ाइनिंग सिर्फ मैं करती हूँ, लेकिन उसके बाद जब मेरे जो डिज़ाइंस होते हैं, मैं अपनी टीम के साथ बैठ के डिस्कस करती हूँ पूरा कि ये हम कैसे कंस्ट्रक्शन में लेकर आएंगे और उसमें कितना टाइम लगेगा। क्योंकि अगर एक गारमेंट में अगर हमें पूरा एक दिन लग जाता है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। तो हमें डिज़ाइनिंग के साथ साथ प्रोडक्शन में भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें कितना टाइम लग रहा है, क्या वो स्केलेबल है, क्या हम उसको जितना हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है उसमें कंप्लीट कर पाएंगे, या फिर हमें वो गारमेंट इतना महंगा पड़ रहा है कि हम उसको नहीं उसकी सेल्स पे हम नहीं ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। कितने पैसों से आपने अपना बिजनेस शुरू किया था? शुरुआत जो की थी आपने बिजनेस की, कितने पैसे लगाए थे? अपने पापा के पैसे लगाए थे कि अपने लगाए थे? पापा ने हेल्प किया, मेरी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी। कोई भी लड़की अगर शुरू करना चाहे उसको इनिशियली कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे एक ठीक ठाक बुटीक रन करने के लिए? सर डिपेंड करता है कि वो कैसे वो क्या करना चाहती है। करने के लिए तो 2 लाख रुपए भी बहुत है, और ना करने के लिए मतलब तो क्या क्या खरीदना होता है? सर मैंने सिर्फ एक मशीन और एक टेबल के साथ तो स्टार्ट किया मशीन कितने की आती है? एक एवरेज मशीन 20 से 25 हज़ार रुपए के बीच। ऑटोमेटिक टाइप की होती है, बिजली हाँ जी, चलती एक है? एवरेज वो इंडस्ट्रियल। हाथ वाली मशीन से नहीं चलती? नहीं होगा उससे? नहीं, मतलब उससे भी हो जाता है, बहुत लोग अभी भी उससे करते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए, एक गारमेंट जल्दी बनाने के लिए एक एवरेज मशीन 20 से 25 हज़ार रुपए। पुराने ज़माने में जो फिल्में बनती थी ना, जब उसमें लड़की जो होती थी वो मतलब सिलाई करके घर चलाती थी, तो बड़ा उसको लोग दया की नज़र से देखते थे। हाँ जी, क्योंकि उसमें ह्यूमन पावर, मैन पावर, हाँ, मैन पावर होता था, और वो अपने मतलब बच्चों को पालती थी वो, कि हमने सिलाई की है। और सिलाई करना मतलब डिग्निटी थी, मगर एक बहुत गरीबी वाला एहसास होता था। हाँ जी। तो नए बुटीक ने उनको अमीरी में कन्वर्ट कर दिया है। उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो गया है क्या? सर प्रॉफिट मार्जिन, अगर एक गारमेंट में हम प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे तो हम जाके 5 गारमेंट्स जो रैक पे है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर मैं सिर्फ स्टिचिंग कर रही होती तो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता। लेकिन क्योंकि मेरे को इतना सारा स्टॉक करना है, जब कोई भी क्लाइंट घुसेगा वो कोई एक पीस तो उठाएगा नहीं जब तक वो 11 पीस नहीं देखेगा। तो वो 11 पीस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो मैं ही निकाल रही हूँ ना, वो क्लाइंट नहीं दे रहा, लेकिन क्लाइंट को चॉइस भी तो मैं ही दे रही हूँ। तो अगर उनको चॉइस मिल रही है तो थोड़ा सा उनको प्रॉफिट मार्जिन्स के हिसाब से कॉस्ट ऑफ द गारमेंट भी देखना पड़ता है। अभी कितने लोगों की टीम है आपके पास? मेरे पास अभी 13 लोगों की टीम है। और 13 लोग जो हैं पूरी तरह आपके साथ काम में दिन भर इन्वॉल्व हैं? हाँ जी। तो जबलपुर में इतना बड़ा मार्केट दिख रहा है आपको कि ये सभी लोग जो है सस्टेन कर सकते हैं? सर टचवुड अभी तक तो हम कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। हमारा सिर्फ डोमिनेंट मार्केट जबलपुर नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बाहर जाते हैं पॉपअप्स के लिए, तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स बाहर के भी हैं। सिर्फ जबलपुर होता तो शायद हमें मुश्किल होती, पर डोमिनेंटली हमारा जबलपुर है अभी तक, लेकिन हम तो भी अच्छे से सस्टेन कर रहे हैं। कल आपकी शादी हो जाए, हाँ जी, फिर ये बिजनेस कैसे आप चलाएंगी? कहाँ चलाएंगी? जहाँ शादी होगी वहाँ, या आप फोर्स करेंगे कि आपकी शादी जबलपुर में ही हो? सर देखिए ये तो डेस्टिनी है, पर मैं प्रिपेयर्ड हूँ। आपने एक बिजनेस शुरू किया है। हाँ जी, इसको आप डेस्टिनी पर नहीं छोड़ सकती हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते सर, लेकिन आपके साथ 13 लोग और जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो कल को आपकी शादी अगर होती है, बिल्कुल। तो ये बिजनेस कैसे चलेगा? कौन चलाएगा? क्या होगा? मतलब ये सारी बातें भी तो एक लड़की के बिजनेस में ये सारी बातें सोचनी होती हैं। बिल्कुल सोचनी होती है सर। लड़का जो बिजनेस पिता का संभालता है, अपने डैड का बिजनेस संभालता है, हाँ जी। तो उसके साथ वो होता है कि वो शादी करके लड़की आएगी, उसका बिजनेस चलता रहेगा। तो लड़कियों के बिजनेस में एक समस्या आती है, मतलब एक व्यवहारिक समस्या है, जनरल समस्या है। क्या करेंगी आप? सर जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो ये दिमाग में बहुत बार आया और मैंने इस पे काम भी किया। आज भी अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो अंदर प्रोडक्शन अपने हिसाब से चल रहा है। मेरे को अगर मैं सुबह से रात तक नहीं आऊँगी तो भी काम अंदर का जो वर्कशॉप का है वो वैसे का वैसे ही चलेगा। तो ये सब चीज़ें आज की डेट में भी, अगर मेरी शादी 2 साल में होती है या 2 महीने में होती है या 5 साल बाद होती है, मैंने हमेशा से डे 1 से ये चाहा है और उस पर काम किया है कि मेरा बिजनेस ऑटो पायलट पे चले, क्योंकि किसी के होने से और नहीं होने से काम रुकना नहीं चाहिए। क्या ये सच है कि लड़कियां करियर ओरिएंटेड होने के कारण शादी वादी को उतना महत्व नहीं दे रही हैं या लेट मैरिज कर रही हैं? नहीं, ये सही नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि सबने लड़कियों को तो इंडिपेंडेंट बना दिया है सारे पेरेंट्स ने, लेकिन उनके साथ रहने के लिए बाकी सबको भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दे रही है क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि उसमें नहीं देने वाली कोई बात है, क्योंकि अगर आपका बेटा उतना ही काबिल है तो आपकी बेटी भी उतनी ही काबिल है। पहले
और अगर उसमें कोई होता भी था आर्ट, उसमें अगर कोई होती भी थी इतने सारे चीज़ें जिससे वो बहुत फ्लरिश कर सकती थी, उनको इतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं जाता था। लेकिन अब दे रहे हैं पेरेंट्स, अब कर रहे हैं, तो लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को, वो जबकि दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियों को मैं जानता हूँ जो बहुत हुनरमंद रही हैं, स्टिचिंग में, पेंटिंग में, डिज़ाइनिंग में, मतलब कंप्यूटर्स में सब कुछ जानती थी वो, लेकिन शादी हुई, फिर उनकी फैमिली बढ़ी तो उनका सब कुछ छूट गया पीछे। एक लड़की को ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, और लड़के को भी फॉर दैट मैटर, कि घर का इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करके रखना है। क्योंकि जब दो लोग एक साथ आते हैं तो इट्स अ टीम। मैं ऐसा समझती हूँ कि इट्स अ टीम, कि घर पे आज ज़रूरी नहीं है कि आज ये काम है तो लड़की ही करेगी और आज ये काम है तो लड़का ही करेगा। मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लड़की ही कर सकती है और लड़का ही कर सकता है। जो एक जेंडर डिफरेंस है उसको मैं कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं करती, और मैं क्वेश्चन करना चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि जो प्रिविलेजेस मेरे को एज अ डॉटर मिली हैं और जो प्रिविलेजेस मेरे भाई को एज अ सन मिली हैं, हम दोनों की अपनी अपनी है और हम दोनों की शॉर्ट कमिंग्स भी अपनी अपनी है। तो फेमिनिज्म को ये करके कि नहीं मैं ये करके ही दिखाऊंगी, मेरे में ऐसे कोई जज्बा नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि सबकी अपनी अपनी, दो जेंडर्स की अपनी ब्यूटी होती है। तो अगर आप एज अ टीम काम करते हैं आफ्टर मैरिज तो इट विल ओनली फ्लरिश। मेरे को ऐसा लगता है कि जब मेरे को काम है तो वो घर का देख लें, या फिर जब उनको काम है तो मैं घर का देख लूँ। क्योंकि यूजुअली मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी ऐसा कि सिर्फ मैं घर का काम कर रही हूँ और वो बाहर का काम कर रहे हैं, या सिर्फ वही घर का काम कर रहे हैं क्योंकि मैं बाहर जाके काम कर रही हूँ। नहीं, दोनों का अपना अपना काम है। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं दिखती। जो आज की लड़कियां हैं उनकी सोच जाहिर है कि पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई है और अच्छी हो गई है, तो उनको उनके मतलब एक जीवन साथी के रूप में क्या क्या तमन्ना रहती है? सर मेरे लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है अगर म्यूचुअली रिस्पेक्ट होती है तो बहुत इजीली और बहुत खुशी से दो लोग एक साथ रह सकते। मेरे घर पे मेरे को हमेशा ये सिखाया गया है कि चीज़ें साथ में करनी है, कभी भी कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता। मम्मी पापा ने कभी मेरे और मेरे भाई में कभी कोई डिफरेंस नहीं किया। हमेशा घर के डिसीजंस होते थे मम्मी पापा मिल के लेते थे। तो मैंने हमेशा से बचपन से यही देखा है। पापा ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि बेटा कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो आकर्षित करती है, फैसिनेट करती है? शोहरत, दौलत, काम, क्या? काम। मेरे को बहुत फैसिनेट करता है वो लोग जो अपने काम के लिए और अपने आप पे बहुत काम करते हैं, जिनको ये, जो अपने आप से बहुत अवेयर रहते हैं। मेरे को वो लोग बहुत पसंद है, या जो अपने काम को और अपने एक बैलेंस बना के चलते हैं। मेरे को वो लोग जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, या फिर जो लोग अपने आप को उनने इस्टेब्लिश किया है। बहुत इजी होता है किसी के लिए भी बोलना कि इनने तो अपने पापा का बिजनेस कर लिया। पापा ने बिजनेस खड़ा किया लेकिन उसको चलाना भी तो है। बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए बहुत इजी होता है बोलना कि इनको तो फैमिली बिजनेस मिल गया। ऐसा होता नहीं है। तो वो लोग भी उतना ही काम करते हैं जितना हम करते हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो सेल्फ मेड मैन होता है, जो जिसको ऐसा लगता है कि मैंने ये अचीव किया अपने बल पे लाइफ पे, मेरे को वो बहुत अट्रैक्ट करता है। आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना हो तो बहुत कम शब्दों में कैसे मार्केट कर सकती हैं? सस्टेनेबल है और इट्स वेरी वर्सेटाइल। बहुत वर्सेटाइल क्लोथिंग हमारी होती है कि आप सुबह पहन सकते हैं, रात को पहन सकते हैं, आपको फ्रेंड्स के साथ शाम को जाना है आप तब पहन सकते हैं, पार्टी में जाना है आप उसको अच्छे से एक्सेसराइज करके तब पहन सकते हैं। तो वर्सेटाइल एंड सस्टेनेबल। ये है सुचेता गाबा। आप कभी जबलपुर आएँ तो आपको यहाँ नर्मदा रोड पर इनका बहुत शानदार, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा एक बुटीक दिखेगा। जो मतलब आप ऑब्वियसली यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कुछ अलग सा है। तो आप कभी आने वाले समय में ऑनलाइन भी ढूंढिएगा सुचेता गाबा का प्रोडक्ट। तो मैंने इनके काफ़ी कपड़े देखे और मुझे लगता है कि ये कुछ अलग कर रही हैं। और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि ये कपड़े वो बना रही हैं जिससे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचे। तो इस बात का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी यूज़ करते हैं क्या उससे पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है। सुचेता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहें तो अभी इसी वक्त कर सकती हैं। मैं सबको सिर्फ यही बोलूँगी कि आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है, और लेकिन थोड़ा ये भी सोचें कि वो प्लैनेट के लिए अच्छा है नहीं, क्योंकि अगर हम आज नहीं करेंगे तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। तो ये सुचेता जी का जो कहना था, बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही उन्होंने, बहुत रेलेवेंट बात कही है। और सुचेता जी जो हैं वो
अपने पापा के बिज़नेस को छोड़ करके अपना नया बिज़नेस इस्टेब्लिश कर रही हैं। ये बहुत कमाल की बात है कि आज की पीढ़ी में बहुत सारे लोग वो आ रहे हैं जो अपनी मर्ज़ी का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अपनी खुशी का बिज़नेस करना चाह रहे हैं। आप भी लिखिए हमें, अगर आपके पास कोई ऐसा हो जिसने कि अपने बूते पर अपनी सोच को अंजाम दिया हो, तो संजय सिन्हा आपके पास आएंगे और उनकी कहानी भी संसार को सुनाएंगे। नमस्कार।